हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 6 मई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट करो। एप्लीकेशन पर आपको दोनों मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन को। सिंबेक्स सेकेंड 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में आयोजित की जा रही है? तो सिंबेक्स, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और कंबोडिया के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। 2026 में इसका दूसरा एडिशन आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहली बार इसके पहले एडिशन की जो शुरुआत है वो 2023 में की गई थी और पहला एडिशन इंडिया में आयोजित किया गया था। अब दूसरा एडिशन कंबोडिया में आयोजित किया जा रहा है। तो टर्न बाय टर्न दोनों देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। सिंबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है। यहां पर इस बार ये कंबोडिया के कंपोंग स्पेव प्रोविंस यहां पर आयोजित किया जा रहा है। 4 तारीख को ये शुरू हो चुका है और 17 मई तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, तालमेल बनाना इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंडियन आर्मी की ओर से 120 सैनिकों के दल ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, जो कि मराठा लाइट इन्फेंट्री के हमारे सारे सैनिक हैं। और वहीं पर कंबोडिया की बात करें तो इनके 160 सैनिकों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। आयोजन कहां हो रहा है? तो ये कंबोडिया में इस बार आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों देशों की आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और दोनों ही एशियाई देश है। इंडिया भी एशियाई कंट्री है और कंबोडिया की बात करें तो यह भी दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है। तो यहां पर एशिया के देशों में रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, रीजनल कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, और इन फ्यूचर यूनाइटेड नेशन का अगर कोई यूनाइटेड नेशन का मिशन होता है तो उसमें भी दोनों सेनाएं मिलकर तालमेल स्थापित कर पाए, मॉडर्न थ्रेट से निपट पाए, इसीलिए इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। तो यह पहली बार कब शुरू किया गया था? 2023 में पहला इवेंट इसका इंडिया में आयोजित किया गया था। अब 2026 में एक बार फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है, सेकेंड एडिशन का, कंबोडिया में। नाम क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज का? ये याद रखिएगा, सिंबेक्स इसका नाम है। आगे चलें। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट, इसमें भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना है, यह है कनाडा। कनाडा किस महाद्वीप में? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नॉर्मली होता क्या है कि यूरोपियन पॉलिटिकल जो कम्युनिटी की समिट है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। अब पहली बार एक गैर यूरोपियन कंट्री ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है और यह है कंट्री कनाडा। आयोजन कहां हुआ है? तो 8वें यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का इस बार आयोजन किया गया 2026 में आर्मेनिया के येरेवन में। तो आर्मेनिया यूरोपीय देश है, यहां के येरेवन में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहली बार ये जो समिट है 2022 में शुरू की गई थी। 2022 में शुरू की गई थी, समय समय पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कनाडा के जो पीएम है मार्क कॉर्नी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मार्क कॉर्नी ने। तो कनाडा ने पार्टिसिपेट करने के बाद कनाडा पहला देश हो जाता है, पहला गैर यूरोपीय देश हो जाता है जिसने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पार्टिसिपेट किया है। ओके, इस बार 44 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 44 कंट्रीज के लीडर्स यहां पर आए यूरोपीय देशों के। और नॉर्मली ये जो ग्रुप है ना, जिसे कहा जाता है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये ग्रुप मिलकर यूरोपियन कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपस में काम करता है। तो जब भी इसकी समिट होती है, इन्हीं मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर थ्रेट बढ़ता जा रहा था, यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, तब 2022 में यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की स्थापना की थी। और इसीलिए ये यूरोप के देश जो इसके मेंबर हैं, वो कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं समिट में। तो कम्युनिटी के बारे में आपको पता चल गया, एक यूरोपीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है कि यूरोप के देशों के बीच में कॉर्पोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। रशिया से थ्रेट था ही, तो यूरोप के दूसरे देशों के बीच में सिक्योरिटी को लेकर एक
सुरक्षा कवच होना चाहिए। इस उद्देश्य से यूरोप के देश साथ में आते हैं और इस संस्था की स्थापना करते हैं जून 2022 में। ये जो आइडिया है ना, फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था और फ्रांस के द्वारा इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया और जून 2022 में ये एक संस्था अस्तित्व में आई। सबसे पहली यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो पहली बैठक है 2022 में प्राग में आयोजित की गई थी, चेक रिपब्लिक के प्राग में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। और इस बार 8th समिट का आयोजन किया गया है आर्मेनिया के येरेवन में। इजी। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना? तो यह बना कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ओटावा इसकी कैपिटल है। कनाडियन डॉलर यहां की ऑफिशियल करेंसी है। मार्क कॉर्नी यहां के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। अगर लैंड एरिया के आधार पर देखते हैं तो कनाडा वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं तो रशिया के बाद। ठीक है, ओके। 2026 तमिलनाडु चुनाव में अभिनेता जोसेफ, जो थलपति विजय हैं, की पार्टी, अभिनेता जोसेफ विजय या थलपति विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके का पूर्ण रूप क्या है? तो थलपति विजय साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के इलेक्शन हुए हैं। वैसे 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं। कल मैंने आपको कहा था कि जब इलेक्शन के रिजल्ट रात में कंफर्म हो जाएंगे तो मैं आपको फिर प्रॉपर पूरे रिजल्ट के बारे में बता दूंगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट देखने को मिली है। वैसे तो देखिए नॉर्मली फिक्स था कि वेस्ट बंगाल में कांटे की टक्कर है। पौंडीचेरी नॉर्मली बीजेपी का अलायंस जीत जाता है। असम में बीजेपी जीतने वाली थी। केरला नॉर्मली या तो लेफ्ट फ्रंट जीतता है या फिर कांग्रेस जीतती है। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 साल पहले ही थलपति विजय ने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम है टीवीके। ये पहली बार इन्होंने 2024 में ही बनाई है। और जब तमिलनाडु में इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है टीवीके। हालांकि इनके पास बहुमत नहीं है, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन यहां पर कंफर्म हो जाता है कि थलपति विजय तमिलनाडु के अगले सीएम बनने वाले हैं। 99% तो संभावना यही है कि थलपति विजय अब तमिलनाडु के अगले सीएम बनेंगे। ओके, तो इनकी जो पार्टी है ना टीवीके, इसका पूर्ण रूप है तमिलागा वेट्री कजगम। वेत्री, इसको वेत्री पढ़ो, वेत्री है ये, वेट्री नहीं है, वेत्री। तमिलागा वेत्री कजगम इसका पूर्ण रूप है टीवीके का। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ये पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको 5 राज्यों का रिजल्ट बता देता हूं। तो सबसे पहले तमिलनाडु की बात हो रही है तो इसी की बात करेंगे। 234 यहां पर विधानसभा की सीटें थी। टीवीके पार्टी ने 108 सीटें अपने नाम की है। अगर हम बहुमत देखें तो यहां पर बहुमत हमें 118 पर देखने को मिलेगा। ओके, 117 से ज्यादा 50% प्लस। तो 118 पर बहुमत, 10 सीटें अगर इनको और मिल जाती तो ये बहुमत मिल जाता टीवीके को। लेकिन नहीं भी मिला तो ऑब्वियस सी बात है, अलायंस करके किसी ना किसी पार्टी से अलायंस होकर थलपति विजय यहां पर सीएम बनने वाले हैं। डीएमके को 59 सीटें मिली है। एडीएमके को 47 सीटें यहां पर मिली है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली है तमिलनाडु में। तो टॉप की 3, वैसे तो टॉप की एक ही देख लो काफी हो जाएगा, बाकी फिर भी मैं आपको 3-3 तो बता ही देता हूं। सेकेंड है पौंडीचेरी, 30 सीटें हैं यहां पर विधानसभा की। यहां पर एआईएनआरसी इन्होंने 12 सीटें अपने नाम की। बीजेपी का अलायंस है ये। बीजेपी ने पर्टिकुलर 4 सीटें यहां पर अपने नाम की है। डीएमके ने 5 सीटें जीती है। तो यहां पर बीजेपी उसका अलायंस बनाएगा गवर्नमेंट पौंडीचेरी में। असम की बात करते हैं तो असम 126 सीटों पर असम में चुनाव हुआ था। 126 सीटों पर 82 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की, पूर्ण बहुमत है यहां पर। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 सीटें जीती है और बीओपीएफ ने 10 सीटें अपने नाम की। उसके बाद जो अलग पार्टी है वो तो टॉप 2 यहां पर क्लियर हो जाती है। फिर आते हैं केरला के इलेक्शन पर। तो 140 सीटों में यहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी है। तो पूर्ण बहुमत तो नहीं है पर यह अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 63 सीटें यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। सीपीआई मार्क्सवादी ने 26 सीटें जीती है और उसके बाद फिर अदर पार्टी है उन्होंने जीती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। वेस्ट बंगाल की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा यही था। तो 294 सीटों पर इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में। यहां पर बीजेपी ने 207 सीटें अपने नाम की है। ठीक है, करेक्ट कीजिएगा, 207 सीटें जीती है 294 में से। ठीक है, तो यह हो जाता है वेस्ट बंगाल का रिजल्ट। उसके बाद ऑल इंडिया
तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी ने 80 सीटें अपने नाम की और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती है तमिलनाडु में, तो सॉरी वेस्ट बंगाल में। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के बारे में हमको यहां पर क्लियर हो जाता है। सबके गवर्नर, एक और इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आपको बताए थे, असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो भी सीएम बनेगा ये उनको अपने पद की शपथ दिलवाएंगे। केरला के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और यही एडिशनल चार्ज संभालते हैं गवर्नर के रूप में वर्तमान में तमिलनाडु में। इसके बाद वेस्ट बंगाल के गवर्नर है RN रवि, और पौंडीचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूटी है तो ये है M कैलाशनाथन। इजी। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश से पहले व्यक्ति है। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर जोरम अनिया। डॉक्टर जोरम अनिया, यह अरुणाचल प्रदेश से आती है, अरुणाचल प्रदेश से और पूरे पूर्वोत्तर भारत से नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली मेंबर है, ये पहली व्यक्ति डॉक्टर जोरम अनिया। अरुणाचल प्रदेश से आती है, पूर्वोत्तर भारत से, या अरुणाचल प्रदेश से पहली व्यक्ति जो कि नीति आयोग की फुल मेंबर बनी है। तो उद्देश्य क्या है ये नियुक्ति का? देश की पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस रिफॉर्म को और ज्यादा मजबूत करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति कमेटी ने जोरम अनिया को नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। वैसे फुल टाइम मेंबर का रोल देखें तो क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सलाह देना, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज तैयार करना, ये सारे नीति आयोग के जो फुल टाइम मेंबर होते हैं उनका काम होता है। और ऐसे 7 मेंबर वर्तमान में नीति आयोग में देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से ये पहली व्यक्ति है जोरम अनिया, जो कि नीति आयोग की पूर्णकालिक मेंबर बनी है। वर्तमान में कितने हो गए पूर्णकालिक मेंबर? तो ये 7 हो गए। जोरम अनिया राइटर भी है, एक कथाकार भी है, 18 से 18 सालों का अनुभव है इनके पास टीचिंग, रिसर्च, पब्लिक पॉलिसीज में। तो इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। नीति आयोग के बारे में बेसिकली तो हम बार बार डिस्कस करते ही हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बना था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से नीति आयोग को जाना जाता है। भारत सरकार की पॉलिसी थिंक टैंक बॉडी है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं हमेशा। तो ये वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी है। अशोक कुमार लाहिड़ी इसके वाइस चेयरमैन के पद पर कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं, और एक एडिशनल चार्ज अभी सीईओ के रूप में संभाल रही है निधि छिब्बर नीति आयोग में। ओके, तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है 2, तो इनको याद रखिएगा, ये कुछ मंथ में ही हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। समर सेल आप सभी के लिए कंटिन्यू है अभी भी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। लास्ट के 2 दिन आपके लिए बचे हैं, तो आप फायदा उठाइए। अभी आपको वनडे एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड, ये सभी आप काफी अफोर्डेबल प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनकी लिंक दे दूंगा दोनों की, और बाकी के लिए आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर अभी देखने को मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर की आज की पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी। आगे एक अवार्ड आएगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसको ले लेना पीडीएफ को एप्लीकेशन पर जाकर, और मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर ही लगाइए और सेल का फायदा उठाइए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? इंडिया का पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? पाथफाइंडर, और इसे डेवलप किया जा रहा है 2 कंपनीज के द्वारा, एक है पिक्सल और एक है सर्वम। इसमें से पिक्सल जो है ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, और सर्वम जो है ये एआई टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। तो ये दोनों के जॉइंट, मतलब एक जॉइंट इनिशिएटिव है दोनों कंपनियों का। इनके द्वारा एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है ये 2026 के एंड तक इस साल लॉन्च किए जाने की संभावना है पाथफाइंडर को। पिक्सल और सर्वम ये 2 कंपनी जॉइंटली डेवलप कर रही है इसको। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल सैटेलाइट से कैसे अलग है? देखिए, नॉर्मल जो सैटेलाइट होता है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट होता है, वो क्या होता है कि पिक्चर्स क्लिक करता है
है ना, डेटा स्टोर करता है, डेटा कैप्चर करता है और फिर वो अर्थ पर भेजता है डेटा को, और अर्थ पर उस डेटा को फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका फाइनल जो भी आउटपुट मिलता है वो अर्थ पर मिलता है। उससे क्या होता है, डेटा को आना, डेटा कैप्चर होना, फिर अर्थ तक आना, उसमें भी समय लगता है, फिर अर्थ पर प्रोसेस होगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन उसको समझना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समझना है सैटेलाइट के माध्यम से, तो काफी दिक्कतें आती, टाइम ज्यादा लगता है। तो भाई इस टाइम गैप को कम करने के लिए क्या किया गया है, इंडिया का पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट डेवलप किया जा रहा है, पाथफाइंडर इसको नाम दिया गया। ये क्या करेगा पता है, ये डेटा कैप्चर करेगा और खुद ही प्रोसेस करेगा अंतरिक्ष में। अब जब ये डेटा खुद ही प्रोसेस करेगा तो फाइनल रिजल्ट भी दे देगा फटाफट। तो बस इस रिजल्ट के आधार पर सैटेलाइट जब खुद ही एनालिसिस कर रहा है तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरा प्रोसेस किया हुआ आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है और किसी चीज को समझने की कोशिश करना है। तो यहां पर टाइम बचेगा। तो पाथफाइंडर 200 किलोग्राम का एक सैटेलाइट है ना, एआई बेस्ड डेटा प्रोसेस करेगा। इसमें जो पिक्सल है कंपनी है वो सैटेलाइट को डिजाइन करेगी, उसको बनाएगी, लॉन्च करेगी और ऑपरेट करेगी, ये काम इस कंपनी का है। वहीं पर हम सर्वम की बात करते हैं तो ये एआई मॉडल को डेवलप करेगा, है ना, एआई मॉडल प्रोवाइड करेगा इस सैटेलाइट को, और दोनों मिलकर बना रहे पाथफाइंडर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें जो कैमरा यूज किया जाएगा वो भी हाई क्वालिटी का कैमरा है, ताकि भाई किसी भी चीज को अच्छे से कैप्चर किया जा सके, एचडी में कैप्चर किया जा सके और उसे सैटेलाइट के माध्यम से ही एनालिसिस किया जा सके। तो ये दो कंपनियां पाथफाइंडर को बना रही है, पिक्सल, इंडियन स्पेस टेक कंपनी, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और सेकंड सर्वम एआई, ये इंडिया एआई कंपनी है, अगस्त 2023 में ये बनी थी, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे आ जाए। पुलित्जर प्राइज 2026 में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में किन दो भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? अब आपको मैंने बोला ना पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी, बस इस क्वेश्चन में आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये वायर खिंचा रहा है। तो यहां पर पुलित्जर प्राइज की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। उसमें भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, हम बात करेंगे, पर कैजुअली तो ये समझ लो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। रिसेंटली पुलित्जर प्राइज, वैसे तो काफी सारी कैटेगरीज है, सारी मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, पीडीएफ से पढ़ लेना, बताऊंगा आगे। पुलित्जर प्राइज दो इंडियन को दिया गया है एक कैटेगरी में, ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। दो भारतीय पत्रकारों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, एक है आनंद आर के और एक है सुपर्णा शर्मा। ओके, तो ये पुलित्जर प्राइज की पर्टिकुलर एक कैटेगरी है जिसमें इन दोनों इंडियंस को अवार्ड दिया गया। देखिए यहां पर समझिए क्या है, पुलित्जर प्राइज 2026 आनंद आर के, एक चित्रकार, चित्रकारी से संबंधित, ठीक है, इलस्ट्रेटर, और एक सुपर्णा शर्मा, ये जर्नलिस्ट है। इन दोनों को ब्लूमबर्ग की एक और पत्रकार है जिनका नाम है नटाली ओबिको पियर्सन, थोड़ा सा अलग सा नाम है, ठीक है ना। तो इनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। एक्चुअल में इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है ट्रैप्ड। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंडिया में जो साइबर क्राइम नेटवर्क है उसको एक्सपोज करने का इन्होंने काम किया था। ये दोनों जो पत्रकार हैं इन्होंने, है ना, यहां पर इमेज देख सकते हैं आप इनकी। तो इसीलिए इनको एक तीसरे व्यक्ति के साथ, एक तीसरी पत्रकार है ये ब्लूमबर्ग की, इनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो दो तो ये हो गए, एक और है जिनका नाम है अनिरुद्ध घोषाल, ये भी इंडियन जर्नलिस्ट है। इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में एसोसिएटेड प्रेस की टीम के साथ संयुक्त विनर ये रहे हैं। मतलब पर्टिकुलर इनको नहीं मिले, पर ये इंडियन है, एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते, तो ये भी इंडियन है, तो टीम की तरफ से इनको भी अवार्ड मिल गया। पर ये टीम की तरफ से तो इनके बारे में पूछा जाएगा, इसकी संभावना कम है। ऊपर के दो याद रखो, इजी, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है यूएसए में। ओके, यूएसए में दिया जाता है। अब एक कैटेगरी समझ में आ गई, ये वाली, इसमें दो इंडियंस जीत गए।
एक तीसरी पत्रकार के साथ। और फिर कैटेगरी 2 इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी, इसमें अनिरुद्ध घोषाल जीत गए, हालांकि एसोसिएटेड प्रेस टीम की तरफ से इनको अवार्ड मिला है, पूरी टीम को मिला है, तो ये होगा इंडियन। अब इतना ही हमारे काम का था। अब अदर कैटेगरीज बोलोगे सर, अदर कैटेगरीज तो बताई नहीं आपने, एक्चुअल में वो पूछी नहीं जाती, यूएसए के पत्रकारों को दिया गया, उससे हमको ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने कर दिया मेंशन। या तो पॉज करके पढ़ते जाओ या सीधा सा पीडीएफ ले लेना, उसमें पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो यहां पर पॉज ले लो, पढ़ लो, सेकंड स्लाइड फिर से पॉज लो, पढ़ लो इसको, और ये थर्ड स्लाइड फिर से पॉज लो, पढ़ लो, और कुछ है, एक और है, ये लो, ठीक है, और कुछ है, बस। तो या तो पीडीएफ में से पढ़ लेना, पॉज करके कब तक पढ़ोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को चेकआउट करो आप, ठीक है। चलिए, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिर मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, इस क्षेत्रों में भी दिया जाता है, ठीक है ना। 23 अवार्ड दिए जाते हैं, 23 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, और देता कौन है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए की यूनिवर्सिटी है, ये हर साल ये अवार्ड देती है। और सबसे पहली बार 1917 में ये अवार्ड शुरू हुए थे, जोसेफ पुलित्जर ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम है पुलित्जर प्राइज। इजी, आगे आइए। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रसार भारती, इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। पहले भी आपने प्रसून जोशी का नाम सुना होगा, शायद इमेज देख के आप इनको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। प्रसून जोशी ये हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, एक संगीतकार हैं प्रसून जोशी, इनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके पहले नवीन कुमार सहगल इस पद पर थे, इन्होंने रिसेंटली कुछ समय पहले अपना इस्तीफा दे दिया था, तो अब इनके स्थान पर प्रसून जोशी बने हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। प्रसून जोशी राइटर भी है, एक म्यूजिशियन भी हैं, और काफी अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, तो टीवी इंडस्ट्री, सिनेमा से ये जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी काम कर चुके हैं, और अब फाइनली प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने। प्रसार भारती क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ना, मतलब सरकारी प्रसारण संस्था है। नॉर्मली जो हम दूरदर्शन देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो है ना, ये सारे ये प्रसार भारती के अंतर्गत ही आते हैं, यही संस्था कंट्रोल करती है इनको। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है प्रसार भारती का। प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और 1997 में अस्तित्व में आया था फाइनली प्रसार भारती। ओके, गौरव द्विवेदी सीईओ के पद पर है, लेकिन अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन बने, प्रसून जोशी। भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम कहां स्थापित किया गया है। अच्छा, अभी तक जो एमआरआई सिस्टम हम देखते हैं, कभी आप हॉस्पिटल गए हो, भगवान करे किसी को ना जाना पड़े, पर अगर कभी आप हॉस्पिटल गए हो तो एमआरआई मशीन हमने देखी होगी, है ना, लेके जाना पड़ता है पेशेंट को। कितना अच्छा हो कि भाई अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है ना, इतना समय भी नहीं है कि वहां तक लेके जाओ और बहुत दिक्कत है, तो ऐसा हो कि भाई मशीन आ जाए पेशेंट तक, तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो भारत में पहली बार आईसीयू के मरीजों के लिए, क्योंकि आईसीयू से बार बार मरीजों को बाहर निकालना, पेशेंट को बाहर निकालना, उनको 3 फ्लोर ऊपर नीचे करना बड़े हॉस्पिटल में होता है ना, और फिर उनको जांचें करवाना, टेस्ट करवाना, तो आईसीयू के मरीजों के लिए पहली बार पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम लाया गया। बेड पे ही वो आ जाएगा एमआरआई सिस्टम, साइड में रख के उससे कर लो आप जांच। तो ये लगाया गया है एम्स दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। सिंपल था, इसमें कुछ ऐसे बताने वाला चीज था नहीं। तो ये देखो, पहले क्या होता था, लेके जाना पड़ता था, ये पेशेंट को स्ट्रेचर से लेके जा रहे हैं या तो एमआरआई रूम में, है ना, और अब बेड साइड एमआरआई, ये आ गई एमआरआई की मशीन, और ये भाई पेशेंट सोया यहीं कर लो जो भी करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हैं हम इनोवेशन है, काम आएगा इन फ्यूचर। तो एम्स दिल्ली में पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम को शुरू किया गया है। आईसीयू या क्रिटिकल केयर के जो पेशेंट है ना, उनके लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी कोई भी टेस्ट करना तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कैसे काम करेगा, सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज का आयोजन कहां किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली, भारत की राजधानी। ओके, तो रेयर डिसीज
है ना, नॉर्मली क्या होता है, बाय बर्थ अधिकतर देखने को मिलती है रेयर डिसीज बच्चों में, बाय बर्थ इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर उन बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, काफी चीजों को, मतलब काफी चीजें फेस करनी पड़ती है, फैमिली को भी बच्चों को भी। तो इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, रेयर डिसीज से जुड़ी हुई चुनौतियों को समझना, इनोवेशन को आगे बढ़ाना कि भाई कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को रेयर डिसीज से, और बेहतर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को कैसे विकसित किया जाएगा, इस पर डिस्कशन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज का आयोजन किया जाता है। अभी ये 5-6 मई को 2 दिवसीय जो सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आज लास्ट डे, आज ये खत्म हो जाएगा। आयोजन कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका आयोजन करवा रहा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में पहली बार रेयर डिसीज पर फोकस गवर्नमेंट का गया था, फोकस किया था, और आगे चलकर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 के तहत एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि कैसे रेयर डिसीज पर हम काम कर सकते हैं, कैसे इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है, और इसी पर समय समय पर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती है। आपको पता है वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है, तो उनको याद रखिएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीज ये कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है? तो या तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बोल लें, या ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको खत्म करने वाले एक वायरस की खोज हमारे साइंटिस्टों ने की है, और इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ना, ये क्या करेगा, ये ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। क्या होता है कि बैक्टीरिया आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। विशेष रूप से ऐसे बैक्टीरिया को टारगेट करता है जो कि या तो किसी दवाई से, ड्रग से या एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं हो पा रहा, वो बैक्टीरिया नहीं मर रहे, है ना, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं कि क्यों नहीं मर रहे। तो ऐसे बैक्टीरिया को टारगेट करने का काम करता है, मानव कोशिकाओं को, सेल्स को टारगेट नहीं करता, बल्कि ऐसे बैक्टीरिया को टारगेट करता है जो कि ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है। देखो यहां पर समझो प्रॉब्लम क्या है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटियस मीराबिलिस, ये एक वायरस का, एक बैक्टीरिया का नाम है, प्रोटियस मीराबिलिस। क्या होता है? सेवरल यूटीआई का कारण बनते हैं, मतलब यूरिन इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। बायोफर्म बनाकर एंटी जो बायोटिक है उससे बच जाते हैं, मतलब क्या होता है, समूह बना लेते हैं, बायोफिल्म बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और किसी भी एंटीबायोटिक जो हम ड्रग लेते हैं, दवाई लेते हैं, उससे बच जाते हैं। ये बैक्टीरिया मरते नहीं है। अब इसके बाद तो ये किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? ड्रग के खिलाफ, या एंटीबॉडी या फिर एंटीबायोटिक के खिलाफ, क्योंकि मर तो पा नहीं रहे। अब ऐसे बैक्टीरिया को कौन खत्म करेगा? तो ऐसे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ही ढूंढा गया है बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि काम क्या करने वाला है, कैसे काम करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जाकर अपने आप को ग्रो करेगा, मल्टीपल अपने कॉपीज बनाएगा। देखो क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं समझो, बैक्टीरियोफेज की बात करें। ये वायरस है, क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा, अब अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। जब वो मल्टीपल कॉपी बनाएगा ना, तो बैक्टीरिया के अंदर फैलेगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया फूट जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया को मारने के लिए काम कर सकता है। तो आई होप समझ पाए होंगे वायरस क्या है, बैक्टीरियोफेज। इजी। तो यहां पर 6 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? यह है 157, 180 कंट्रीज में। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं। भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका वाला राज्य सिक्किम बना। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, कल मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है ए। राज्य और विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक ने भारत का पहला स्टेट लीड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी कहां लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है बेंगलुरु में।
नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट के लिए कितने डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा की है? तो यह है 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने हाल ही में कितने दिनों में कितने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो 2 दिनों में 2 रिकॉर्ड बनाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट कौन सा है? तो यह है मिशन दृष्टि। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर किस स्थान को घोषित किया गया? तो यह है हजारीबाग। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए हमारे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। विश्व वन्य जीवन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो यह देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले फिन एलन, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है ना। सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे तेज शतक बनाया था T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का। तो किस देश के? न्यूजीलैंड के। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बने? विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तीनों क्वेश्चन आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर करो। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ ले लेना पढ़ने के लिए, और इसके अलावा आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। सभी कोर्सेस अभी आपको अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है, तो फायदा उठाइए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।